नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन फिर से आपको अपनी क्लास में मैं वेलकम करता हूं। और हम लोगों का जो अभी क्लास चल रहा है, हम लोगों का अभी जो टॉपिक चल रहा है वो लगातार हम लोग शीत युद्ध पर बात कर रहे हैं, कोल्ड वार पर बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी शीत युद्ध के संदर्भ में है, उसी शीत युद्ध से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है कूटनिरपेक्षता, जिस पर हम लोग बात किए भी। इससे पिछले क्लास में हम लोग कूटनिरपेक्षता की पृष्ठभूमि पर बात किए थे और अभी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यह बात करेंगे कि आखिर कूटनिरपेक्षता यानी नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या। अगर आप लोग पिछले क्लास को मिस किए हुए हैं तो इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि कूटनिरपेक्षता जो है यह एकमात्र संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित अवधारणा है। ठीक, यह एक सुविचारित अवधारणा है। ऐसा नहीं कि हाँ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और कूटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हो गया, ये बात नहीं है। इसकी शुरुआत इसीलिए मैं कहा कि अगर इस चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आपको पिछले क्लास में जाना पड़ेगा। तो फिर से एक बार जान लीजिए कि कूटनिरपेक्षता संयोग नहीं है, कूटनिरपेक्षता संयोग नहीं बल्कि एक सुविचारित अवधारणा, सुविचारित अवधारणा। और बार बार नहीं बोलना पड़े क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे क्लास में आप तैयार रहिए कि अगर कुछ चीज़ लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं। ठीक, तो कूटनिरपेक्ष जो है आंदोलन यह एक संयोग नहीं था कि एकाएक जन्म ले लिया, बल्कि एक यह सुविचारित अवधारणा थी। और इसकी शुरुआत हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, बांडुंग सम्मेलन में, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। और उसमें हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि इंडोनेशिया के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे और उनका जो बयान था वो बहुत ही अच्छा बयान है कि किस प्रकार से उन्होंने उत्तरी गोलार्ध के देशों को और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में जो अंतर था उसको किस प्रकार से स्पष्ट किया। और बांडुंग सम्मेलन में ही उन्होंने कहा था यह काले लोगों का और श्वेत लोगों का एक अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में आपको पहले भी पता है कि इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र यानी नव स्वतंत्र राष्ट्रों का यह सम्मेलन हुआ था। और आप देख सकते हैं एशिया अलग महाद्वीप में है, अफ्रीका अलग महाद्वीप है, लैटिन अमेरिका अलग महाद्वीप है। इन तीनों महाद्वीप की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता के बाद भी यह एक पहला ऐसा संगठन था, वैश्विक संगठन था, जिसमें विविधता के बाद भी एकता थी। और इस संगठन ने यूएनओ के मंच पर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उस मंच पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद, युद्ध और आक्रमण और विदेशी हस्तक्षेप का जमकर विरोध किया। गौर करिएगा कि कूटनिरपेक्ष के देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में इस्तेमाल करते हुए वहां पर रंग भेद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, युद्ध और आक्रमण तथा विदेशी हस्तक्षेप का जमकर विरोध किया। और साथ ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आत्मनिर्णय के अधिकार और निरस्त्रीकरण के साथ साथ विश्व शांति का खुलकर समर्थन किया। ठीक, एक प्रकार से यह जो तीसरी दुनिया की देश थे, कल इस पर पिछले क्लास में बातचीत हो चुकी है कि पहली दुनिया में कौन सब आएंगे, दूसरी दुनिया में कौन सब आएंगे और तीसरी दुनिया के देश कौन होंगे।
तो तीसरी दुनिया के देश में गुटनिरपेक्ष देशों को शामिल किया गया है, यानी जो विकासशील देश हैं उनको शामिल किया गया है। तो इस अभी तक में हम लोगों ने यह देखा कि पिछले क्लास में कि गुटनिरपेक्ष की पृष्ठभूमि क्या थी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष को किस प्रकार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसका जो गुटनिरपेक्ष का जो उद्देश्य है, अब उस पर बात करते हैं कि आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो आप लोग टॉपिक बना दीजिए कि उद्देश्य। लगभग हम लोग पिछले कई सारे क्लास में हम लोग बातचीत कर चुके हैं, उसमें से लगभग उद्देश्य क्लियर है। फिर भी एक बात यह देख लिया जाए कि गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य था क्या कि नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता। पहला था नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। नवोदित राष्ट्र के स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक, वो नवोदित राष्ट्र कौन थे? जो कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे। ये सब सारे जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश थे, इन सभी देशों को, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए नए स्वतंत्रता को प्राप्त किए थे, इन सभी देशों के स्वतंत्रता की रक्षा करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला और प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं हम दूसरे उद्देश्य के बारे में। और उस समय में लगातार प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दरमियान में कई बार ऐसी संभावनाएं बनी कि लोगों को या पूरे वैश्विक समाज को यह महसूस हो गया कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो दूसरा उद्देश्य था वह था युद्ध की संभावना को रोकना। युद्ध की संभावना को रोकना। ठीक, युद्ध की संभावना को रोकना इसलिए जरूरी था कि इस समय में जो भी स्वतंत्र हुए देश थे, नए नए जो जिनको स्वतंत्रता मिली थी, अगर वो अपना विकास करना चाहते थे तो उन्हें वैश्विक शांति की आवश्यकता थी। और जब तक वैश्विक शांति तब तक नहीं होती जब तक कि युद्ध की संभावनाओं को रोका नहीं जाए। ठीक, और इन उद्देश्यों के कारण आप देखते हैं कि बेलग्रेड में 1961 में पहला सम्मेलन हुआ तो केवल 25 देश भाग लिए थे। केवल 25 देश इसमें भाग लिए थे। लेकिन आज जो है, आज इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 120 से अधिक हो गई है। लगभग 120 के आसपास इसकी सदस्य संख्या है। ठीक, तो उद्देश्य में हम लोग देख रहे हैं क्या? नवोदित राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा, युद्ध की संभावना को रोकना। तीसरा, स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति। ये जो नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, ये अपनी स्वतंत्रता को तब तक सही मायने में प्रयोग नहीं कर सकते थे जब तक कि ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं करते। और अगर यह दो में से किसी भी गुट में शामिल होते तो इन दोनों महाशक्तियों का दबाव होता इन नवोदित देशों पर, नए स्वतंत्र देशों पर, और ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं कर सकते। जब स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं करेगा तो स्वतंत्रता का प्राप्ति का कोई मतलब रह नहीं जाता है। इसीलिए अब आते हैं हम लोग चौथे उद्देश्य पर। चौथा उद्देश्य था कि सैनिक संगठनों से दूरी। सैनिक संगठन से दूरी। आप लोग जान रहे हैं कि इस समय में कई सारे सैनिक संगठन, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, बगदाद पैक्ट, ये सब सैनिक संगठन का जन्म हुआ शीत युद्ध के दरमियान में। और ये सब सैनिक संगठन हर हमेशा दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ाने में प्रेरक की भूमिका अदा की। इसीलिए गुटनिरपेक्ष देशों का मानना था
कि वैश्विक शांति स्थापित करने में, वैश्विक तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहला प्रयास जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, सैनिक संगठनों से बराबर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन था वह है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ लगातार आंदोलन को मजबूत करना। और रंगभेद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद आंदोलनों का विश्व के हर मंच पर, विश्व के हर क्षेत्र में इनका जमकर विरोध करना। छठा, विश्व शांति स्थापित करने में सहयोग देना। ठीक, क्योंकि जब तक वैश्विक शांति स्थापित नहीं होगी नवोदित देश अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेम का एक मुख्य उद्देश्य जो था वह यह था कि वैश्विक शांति को स्थापित करना। वैश्विक शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती है जब तक कि निरस्त्रीकरण नहीं होगा। निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट, यानी शस्त्रों की कमी जब तक दोनों पक्ष नहीं करेंगे तब तक वैश्विक शांति में सहयोग स्थापित नहीं होगा। और जब तक वैश्विक शांति में सहयोग नहीं होगा, वैश्विक शांति स्थापित नहीं होगी, तब तक नए देशों का विकास करना बड़ा ही मुश्किल होगा। और जो सबसे मुख्य मुद्दा था कि मानव अधिकार और मानवीय गरिमा की रक्षा करना, मानवीय गरिमा की रक्षा करना। ठीक, तो मानवीय गरिमा या मानवीय अधिकार, उपनिवेशवाद में सबसे ज्यादा हनन अगर किसी का हुआ, उपनिवेशवाद में, औपनिवेशिक काल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का हनन हुआ तो वो था मानवाधिकार। ठीक, आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक, और आज है कोई बात नहीं, बाद में चर्चा होगी उसकी भी। और मानवीय गरिमा, जिस तरह से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो ने कहा था कि काले लोगों का पहली बार अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन है और किस प्रकार से दक्षिण गोलार्ध के देशों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया। अब ये सारे देश उन सभी चीज़ों से मुक्ति पाकर अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना चाहते थे। इसलिए इन लोगों का अपना एक अलग संगठन बना, जो कि वैरायटी होने के बाद भी, वेरिएशंस होने के बाद भी इन लोगों की समस्याएं एक थी। कॉमन समस्याओं के कारण यह संगठन आज भी अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। और आप अब जानते होंगे कि इस संगठन के जो सबसे 3 मुख्य स्तंभ थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, JLN, नासिर मिस्र के जो थे, और उसके बाद डॉक्टर सुकर्नो जो इंडोनेशिया के। यह 3 मुख्य स्तंभों ने क्या किया कि गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्यता के लिए कुछ आवश्यक शर्त रखे कि जो भी देश इन शर्तों को पूरा करेंगे वो आराम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त। ठीक, आवश्यक शर्त में सबसे पहला जो शर्त होगा वह होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का बढ़ावा देना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, पहला शर्त। दूसरा शर्त जो होगा, इसका दूसरा शर्त होगा कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद का हर हमेशा विरोध करना। जो भी देश उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध कर रहा है लगातार, वो देश इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सैनिक संगठनों से बराबर की दूरी।
सैनिक संगठनों से दूरी। ठीक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो भी सदस्य देश है उन्हें नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, बगदाद पैक्ट, इन सभी सैनिक संगठनों से बराबर की दूरी बनानी पड़ेगी। ये आवश्यक शर्तों में है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद गुटनिरपेक्ष देशों के साथ में था कि कोई भी सदस्य देश किसी महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं कर सकता, के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं कर सकता। ठीक, और पांचवा और अंतिम जो शर्त था कि कोई भी सदस्य देश अपने देश में महाशक्तियों को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देगा। सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देगा। और इसी संदर्भ में आप देखे होंगे इधर हाल फिलहाल साल भर पहले का एक न्यूज है कि एक संगठन है क्वाड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का, और इसमें अमेरिका ने दबाव दिया भारत को कि भारत में अमेरिका अपना एक सैनिक अड्डा क्वाड के तहत खोलना चाहता है। तो भारत ने इस बात को स्पष्ट रूप से मना कर दिया, और ये मना करने का जो भारत के पास में नैतिक अधिकार था वह गुटनिरपेक्ष के इस पॉइंट से प्राप्त था। कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग जो देखे हुए हैं कि गुटनिरपेक्ष संजोग नहीं, एक सुविचारित अवधारणा थी जिसकी शुरुआत बांडुंग सम्मेलन से शुरू हुई। हाँ, जो कि तीसरी दुनिया के देशों के साथ एक संगठन के रूप में आगे बढ़ा। उसके बाद देखते हैं उद्देश्य के बाद हम लोग देख लिए कि हाँ, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि गुटनिरपेक्षता को समझना कैसे है। तो पश्चिम के देशों के पास में गुटनिरपेक्षता को समझने की सही अवधारणा नहीं है। ठीक, वो गुटनिरपेक्षता को समझते ही नहीं है। क्यों? कि उनकी भौगोलिक और राजनीतिक इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि वह गुटनिरपेक्षता को उनके पर्यायवाची शब्दों में समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है श्वार्ज़ेनबर्गर। ठीक, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, नाम लिख लीजिएगा, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। ठीक, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को समझने के लिए 6 अवधारणाएं दी है। लेकिन पहले आप देख लीजिए वो 6 अवधारणाएं क्या है, और उस 6 अवधारणाओं को समझने के बाद आप यह कहेंगे कि पश्चिमी के विद्वान या पश्चिमी देश आज तक, दावे के साथ कह रहा हूं कि पश्चिमी विद्वान या पश्चिमी चिंतक आज तक गुटनिरपेक्षता की सही अवधारणाओं को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को किस प्रकार से देखा है। इन्होंने गुटनिरपेक्षता के 6 आधार दिए हैं, 6 बेस। पहला, गुटनिरपेक्षता को इन्होंने श्वार्ज़ेनबर्गर ने परिभाषित करने के लिए सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया है वो है अलगाववाद। अलगाववाद यानी आइसोलेशन, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी वैश्विक समस्या से अपने आप को बिल्कुल अलग रखना। लेकिन गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने आप को वैश्विक समस्याओं से अलग रखना। इसीलिए जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का जो पहला टर्म है अलगाववाद, यह भी किसी भी एंगल से गुटनिरपेक्षता को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाया है। दूसरा जो टर्म है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का वो है अप्रतिबद्धता। दूसरा टर्म जो दिया है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने वो टर्म है अप्रतिबद्धता यानी नॉन कमिटमेंट।
ठीक। और अप्रतिबद्ध तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रतिबद्धता है। क्या है प्रतिबद्धता? जो उसके सदस्यता बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें थी, वही उसकी प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता है उपनिवेशवाद की समाप्ति, प्रतिबद्धता है साम्राज्यवाद की समाप्ति, प्रतिबद्धता है वैश्विक शांति, प्रतिबद्धता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर कह रहे हैं कि गुट निरपेक्षता का मतलब अप्रतिबद्धता होता है। तो ये दूसरा टर्म भी जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का गुट निरपेक्षता की परिभाषा को सही ढंग से साबित करने में कामयाब नहीं हुआ। जो तीसरा टर्म आता है वो है तटस्थता। तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी। ये बड़ा गजब की चीजें हैं। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है पश्चिम के देशों में। हम लोग न्यूट्रल नहीं रह सकते। हम लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि हम लोग न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। लेकिन तटस्थता का मतलब है कि किसी भी दो पक्षों के बीच होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखना। ठीक। तो तटस्थ भी गुट निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई है शीत युद्ध के दरमियान में जहां पर कि दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तटस्थता की भूमिका का त्याग कर उस मुद्दे को सुलझाने का भरपूर कोशिश किया। उस मुद्दे में हस्तक्षेप किया है, ना कि तटस्थ रहा है। ठीक। तीसरी चीज है, चौथी चीज जो है वो है तटस्थीकरण, जो कि तटस्थता से बिल्कुल अलग है। तटस्थता तो एक ऐसी अवस्था है जहां आप कुछ समय के बाद उस स्थिति को छोड़ सकते हैं, लेकिन तटस्थीकरण को आप छोड़ नहीं सकते। और इसका तटस्थीकृत देशों के जो सबसे अच्छे उदाहरण हैं वो है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। इस पर बाद में बातचीत कर देंगे कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया तटस्थीकृत देश के मुख्य उदाहरण में क्यों शामिल है। तो जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का जो पहला टर्म था आइसोलेशन, वह भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को परिभाषित करने में सफल नहीं है। दूसरा है अप्रतिबद्धता, वह भी कामयाब नहीं है। तीसरा है तटस्थता, वह भी सही नहीं है। चौथा है तटस्थीकरण, यह भी किसी भी तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन को सही तरह से परिभाषित नहीं किया है। पांचवा है एक पक्षवाद। पांचवा क्या है? एक पक्षवाद यानी यूनिलैटरलिज्म। एक पक्षवाद का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश का किसी एक के पक्ष में शामिल होना, एक की विचारधारा को स्वीकार कर देना और यह मान लेना कि दूसरे पक्ष की जो विचारधारा है वह बिल्कुल ही गलत है। इसे हम कह सकते हैं एक पक्षवाद। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक पक्षवाद भी नहीं था। और जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर की जो अंतिम अवधारणा जो थी गुट निरपेक्ष आंदोलन को परिभाषित करने की, वह था असंलग्नता। असंलग्नता यानी नॉन आइसोलेशन, यानी नॉन इन्वॉल्वमेंट। ठीक। कि अपने आप को हर चीजों से असंलग्न रखना, यानी कट के रखना, यानी अलग रखना। तो इस तरह से अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन वैश्विक मुद्दों से अपने आप को अलग रखता तो गुट निरपेक्ष देशों का विकास संभव नहीं हो पाता। तो जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर का जो ये कॉन्सेप्ट है, यह बताता है कि पश्चिम के देश या पश्चिमी विद्वान या पश्चिमी विचारक अभी भी हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो वास्तविक अवधारणा है उसको समझने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन इसी कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि जो वैश्विक महाशक्ति है हमारी गुट निरपेक्षता की नीति को सशंकित नज़रों से देखती है, और इसलिए वो यह शंकापूर्ण नज़रों से हमें देखती है क्योंकि उसे गुट निरपेक्षता की सही परिभाषा पता नहीं है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्ष के विभिन्न सम्मेलन में गुट निरपेक्ष की उपलब्धियां, गुट निरपेक्ष की चुनौतियां और गुट निरपेक्ष के विभिन्न सम्मेलन के साथ कैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन मजबूत होता चला गया, और आज के समय में क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है या नहीं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।